हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, जैसे वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन है, किस देश ने बेस्टिल डे सैन्य परेड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है और किस देश के साथ कितना व्यापार हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पीएसयू को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी वाहनों को ईवी में रिप्लेस करने का लक्ष्य क्या तय किया है, कौन सा वर्ष। एनएचएआई ने 10,000 किलोमीटर डिजिटल हाईवे बनाने का लक्ष्य क्या तय किया। क्या होता है डिजिटल हाईवे, क्या होगा इसमें, डिटेल बात करेंगे। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 बनाया, जारी किया, नोटिफाई किया, तो इसमें क्या प्रावधान है, क्या बदलने वाला है इससे। 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की मीटिंग हुई है, कहाँ पर और क्या हुई बात, क्या बातें हुई हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ एक खुफिया संगठन है, तो उसका चेयरमैन किससे नियुक्त किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, उसके विजेता कौन है, और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और एक फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि 26 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का मैराथन आपके लिए। कब? 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे। देखना मत भूलना, सरकार जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मैराथन वीडियो होगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का आपके तमाम जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं, कौन है एयरफोर्स की ऐसी पहली महिला अधिकारी। आंसर का इसका दीपिका मिश्रा। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, विंग कमांडर हैं वो, दीपिका मिश्रा। फोटोग्राफ ये रहा, तो उन्हें ये अवार्ड मिला है, एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है। राजस्थान की रहने वाली है, और अप्रैल में ही इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, उन्होंने वायुसेना पदक से सम्मानित किया, वीरता पदक से सम्मानित किया। देख रहे हैं आप, जब वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है एयरफोर्स चीफ के द्वारा। यहाँ सवाल होगा कि क्यों ये अवार्ड दिया गया है दीपिका मिश्रा को, किस वीरता के लिए। तो देखिए, बात है अगस्त 2021 की। मध्य प्रदेश में बाढ़ आई थी, बहुत भयानक, और नदी के पास में कुछ घर थे, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। तो उनको हेलीकॉप्टर से 8 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को निकाला था। इन्होंने और इनकी टीम ने 47 लोगों की जान बचाई थी। तो उसी वीरता के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, दीपिका मिश्रा एयरफोर्स अकादमी से पास आउट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने बेस्टिल डे सैन्य परेड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने इनवाइट किया है। द हिंदू में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो 14 जुलाई को होता है फ्रांस में हर साल बेस्टिल डे परेड, तो उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, और इसको 14 जुलाई की सैन्य परेड के रूप में भी जाना जाता है, बेस्टिल डे सैन्य परेड। ये फ्रांस में ये जो सैन्य परेड है ना, एक बार दिखा देते हैं आपको। इस तरह का सैन्य परेड होता है, पेरिस में होता है ये आयोजित, और 1980 से लगातार हो रहा है। ठीक है, हर साल 14 जुलाई को। दुनिया का सबसे पुराना जो सैन्य परेड है, नियमित सैन्य परेड, उसमें से ये एक है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि फ्रांस है कहाँ पर। तो प्यारा भारत ये रहा, फ्रांस है यूरोपीय देश। यूरोप में चलते हैं अब, और यहाँ रहा फ्रांस। ठीक है, राजधानी है पेरिस, और उसके राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये जो विजिट होने वाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उम्मीद ये भी तो जताई जा रही है न्यूज़ में कि फ्रांस यात्रा के दौरान इंडियन नेवी के लिए रफाल विमान खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक एयरफोर्स के लिए रफाल विमान खरीदे गए, अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, करियर है INS विक्रांत, तो उसके लिए फाइटर प्लेन की ज़रूरत है नेवी के लिए, तो उसके लिए खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना आप एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेड पार्टनर वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, केंद्रीय वाणिज्य
मंत्रालय, ठीक है। तो उसी के अनुसार 2022-23 में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका बना हुआ है। पिछली बार भी था और इस बार भी ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा बना हुआ। अगर बात होगी कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया का कौन है, तो वो है चाइना। पिछली बार भी चाइना था और इस बार भी चाइना है। और ख़ास बात है कि इंडिया 192 कंट्रीज़ को करीब 7,500 आइटम एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है 140 कंट्री से लगभग 6,000 आइटम, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। अगर बात करेंगे कि भारत ने दुनिया में कितना निर्यात और आयात किया है, पिछले 2 सालों का आंकड़ा अगर लेंगे तो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। 2022-23 इसमें निर्यात हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है 770.18 अरब डॉलर का, ठीक है। और इंपोर्ट हुआ है 892.18 अरब डॉलर का। ओके, समझ रहे हैं आप? निर्यात किया हमने और आयात इतना किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। मतलब हम ट्रेड घाटे में हैं, व्यापार घाटे में। अगर हम उससे पहले के साल की यानी 2021-22 का आंकड़ा देखेंगे तो निर्यात हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ था 676.53 अरब डॉलर और इंपोर्ट हुआ था यानी आयात हुआ था 760.06 अरब डॉलर। मतलब कि हम बढ़े तो हैं लेकिन हमारा आयात और ज़्यादा बढ़ गया है, ज़रूर से ज़्यादा। जितना निर्यात बढ़ा उससे ज़्यादा हमारा आयात बढ़ गया है। तो ये हम नुकसान में हैं ट्रेड में दुनिया के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सबसे अमेरिका की अगर बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा द्विपक्षीय कारोबार उसी के साथ हो रहा है, तो हमने इतने का कारोबार किया है 128.55 अरब डॉलर का अमेरिका के साथ। उससे पहले के साल में हमने कम किया था। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ हम फ़ायदे में हैं, इंडिया फ़ायदे में है, क्योंकि निर्यात इंडिया ने किया है 78.31 अरब डॉलर का और आयात किया है 50.24 अरब डॉलर का, ठीक है। पिछले साल से कुछ बेहतर ही देखने को मिल रहा है। सेकेंड स्थान पर कौन है? चीन है, चाइना है। तो उसका जो आयात और निर्यात है वो आप देख रहे हैं। हमने मात्र चीन को निर्यात किया है 2022-23 में 15.32 अरब डॉलर का, लेकिन इंपोर्ट यानी आयात बहुत ज़्यादा किया है 98.51 अरब डॉलर का। मतलब चीन पर निर्भरता हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, मशीनरी है, उन सब में अभी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीन के साथ। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात, सवाल इससे भी आ सकता है कि टॉप 10 इंडिया के ट्रेड पार्टनर कौन कौन से देश हैं भारत के, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहा है। दोनों को मिलाकर हम देखेंगे तो नंबर 1 अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड चाइना है, थर्ड यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, फोर्थ पे सऊदी अरब, फिफ्थ पे रूस, सिक्स्थ पे जर्मनी है, सेवन्थ हांगकांग है, एट्थ इंडोनेशिया है, नाइन्थ है साउथ कोरिया और 10th है मलेशिया। और बात होगी कि हम एक्सपोर्ट किन को कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, कौन से टॉप कंट्रीज़ हैं। तो नंबर 1 यूएसए है, सेकंड पे यूनाइटेड अरब अमीरात, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे सिंगापुर है, सिक्स्थ पे यूनाइटेड किंगडम, सेवन्थ पे नीदरलैंड, एट्थ पे जर्मनी, नाइन्थ पे बांग्लादेश और 10th पर नेपाल है, ठीक है। तो ये इस तरह का है, हम एक्सपोर्ट करने के मामले में ये कर रहे हैं। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम चीन से कर रहे हैं, ओके। सेकेंड स्थान है यूएसए का, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरा स्थान, मतलब तीसरा स्थान है यूनाइटेड अरब अमीरात का, फोर्थ है सऊदी अरब और फिफ्थ है रूस, जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे और ये जो डेटा है ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना ऐसे ही क्वेश्चंस अंदर से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सवाल हमने बताया हो सकता है इससे सवाल आए, इस तरह के सवाल आए, लेकिन आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि अमेरिका के साथ कितना कारोबार हुआ, मतलब अमेरिका के साथ कितना फ़ायदा है ट्रेड का और चीन के साथ कितना घाटा है, टॉप कौन से देश हैं जो ट्रेड पार्टनर है, किसको हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और किसको हम सबसे ज़्यादा किससे हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, किससे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये सब सवाल हो सकता है। और ये जो आंकड़ा किसने जारी किया तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। उसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उसे अप्रैल 2023 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? आंसर होगा इसका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SICI। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये दर्जा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिया है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम, हिंदी में इसको भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड कहते हैं। इसके चेयरपर्सन हैं भूपेंद्र सिंह भल्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमन शर्मा। ठीक है, स्थापना हुई थी 9 सितंबर 2011 को। और ये भारत की जो ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम प्रोजेक्ट, इन सब में मतलब सरकार के प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में ये काम करता है और सरकार के लिए ये सौर ऊर्जा परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में भी काम करता है। देश में जो 63,894 मेगावाट सौर ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है वो इसी कंपनी के देख रेख में हो रहा है। ठीक है, तो PSU का दर्जा मिला है। PSU के कई सारी कैटेगरी हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। तो ये इस तरह की कैटेगरी होती है, तो उसमें ये सब दर्जा मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव आयोजित हुआ है? आंसर होगा गोपालगंज। ठीक है, पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग जो है ना, उसने 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में ये थावे फेस्टिवल आयोजित किया है। उद्देश्य ये है कि थावे दुर्गा मंदिर जो है ना, उसके प्रति लोगों में जागरूकता और पर्यटन जो है उसको लेकर आकर्षित किया जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। 2012 से ये थावे फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियाँ भी बहुत सारी होती हैं। बिहार की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजधानी पटना है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य क्या तय किया? यहाँ पर जो बदलने का मतलब है ये रिप्लेस है। ठीक है, यहाँ बदलने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है उसको हम इलेक्ट्रिक इंजन में तब्दील करें, ऐसा नहीं है। ईवी में बदलना है मतलब रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर है 2030। तो 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इसके लिए कुछ नियम वगैरह भी बदले हैं उसने। और अगर ऐसा होता है तो वो 100% ईवी रखने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है सरकारी क्षेत्र में 2030 तक। ओके, तो वाहन खरीद में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जैसे सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी ईवी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत ज़्यादा होती है तो अधिक खर्च भी किया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, NHAI ने देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य क्या तय किया है? कब तक हो जाएगा? आंसर होगा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक। NHAI फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो उसी ने ये प्लान बनाया है। उद्देश्य ये है कि जो दूरस्थ स्थान है, रिमोट एरिया है, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी 5G और 6G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके। यहाँ डिजिटल हाईवे का मतलब क्या हुआ? डिजिटल हाईवे का मतलब हुआ कि हाईवे के साथ साथ केबल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की वो डाली जाए। उससे क्या होगा कि जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बहुत तेज़ी से मतलब उसको किराए पर दे सकता है NHAI, तमाम जो कंपनी हैं उन सब को, और उससे रेवेन्यू भी इनकम होगा। और 5G और 6G जो टेक्नोलॉजी आने वाली है तो उसको काफ़ी तेज़ी से विस्तार देने में ये मददगार हो। और सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो कौन करा रहा है ये सब? तो NHAI। ठीक है, उसके चेयरपर्सन कौन है? संतोष कुमार यादव। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। उसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या आप सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आपके लिए, 1 साल तक आप करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मेंबरशिप के तहत वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF, साथ में मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, करंट अफेयर्स के अलावा अलग अलग तरह के तमाम सब्जेक्ट के लिए, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, SSC का जो MTS एग्जामिनेशन आने वाला है, CGL एग्जामिनेशन आने वाला है, उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप मेंबरशिप नहीं आपने अब तक लिया है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको बहुत काम आएगा। हजारों स्टूडेंट इससे लाभान्वित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 नोटिफाई किया है, तो इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कुत्तों का स्थलांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण, एंटी रेबीज कार्यक्रम को लागू करना और तेज़ी से चलाना, तो ये सब उसमें प्रावधान किए गए हैं। किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसने किया है। और ये जो नियम लाया गया है वो पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते नियम 2001 उसकी जगह पर ये लाया गया है, ठीक है। और इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 उसके तहत जारी किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही, ठीक है। तो इसमें यही कि आवारा पशुओं से जो समस्या होती है और लोगों और पशुओं के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा है, पशु जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं मनुष्यों को, और मनुष्य भी पशुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको रोका जाए किस तरीके से, ठीक है। तो भारत में अगर हम बात करेंगे कुत्ते के काटने के मामले कितने हैं, तो जो संसद में पेश किया गया था आंकड़ा नवंबर 2022 तक का है, तो 2019 और 22 के बीच में स्ट्रीट डॉग यानी कुत्ते के काटने से 16 करोड़ लोग घायल हुए थे। 16 करोड़ मामले थे जो कुत्तों के काटने से हुए थे। स्ट्रीट डॉग हुआ जो या घर में पालतू कुत्ते हैं उनसे भी, ठीक है। और इसकी वजह से संघर्ष बढ़ा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया कि कुत्तों का या वो जो जानवर हैं जिस जगह पर रहते हैं, आवारा कुत्ते भी जो भी हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, तो उनको वहाँ से दूसरी जगह नहीं शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भी उस जगह आवास का अधिकार है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये रही। चले दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर हुई है आयोजित? आंसर का जॉर्ज टाउन। ये कहाँ पर है? तो गुयाना में है, उसकी राजधानी है। तो वहीं पर S जयशंकर जो भारतीय विदेश मंत्री है, उन्होंने 22 अप्रैल को वहाँ के विदेश मंत्री ह्यूग टॉग के साथ 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की है, ठीक है। तो गुयाना कहाँ पर है एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। मेरे बगल में देख रहे हैं आप, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं गुयाना। गुयाना जो है ना वो दक्षिणी अमेरिका में है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया या दक्षिणी अमेरिका महादेश हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है गुयाना, ठीक है। राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है ज्ञानी डॉलर, और इसको कैरेबियाई कंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अभी जनवरी में जो आयोजन हुआ था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, उसमें वो चीफ गेस्ट थे इरफान अली। फोटोग्राफ दिखा दूँ, ये हैं इरफान अली, गुयाना के प्रेसिडेंट। तो S जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री, उन्होंने इनसे भी मुलाकात की है और ये गुयाना में आयोजन हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? नया चेयरमैन। आंसर का अरुण सिन्हा। NTRO इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी अरुण सिन्हा इसमें सलाहकार रह चुके हैं, तो अब चेयरमैन का पद दिया गया है। और ये जो NTRO है वो टेक्निकल खुफिया एजेंसी है। स्थापना हुई थी 2004 में और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन यानी NSA के अधीन ये काम करता है और प्रधानमंत्री कार्यालय को PMO को रिपोर्ट करता है। यहाँ सवाल होगा कि क्या काम है इसका NTRO का?
तो भारत सरकार की जो अलग अलग एजेंसी है, जैसे IB हो गया, NIA हो गया, RNAW रॉ, रक्षा खुफिया एजेंसी, इन सबको तकनीकी खुफिया जानकारी सूचना प्रदान करना। ठीक है, मूलतः ये खुफिया एक एजेंसी है और ये युद्ध संबंधित सुरक्षा, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, PESB उसने BEML लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD किसे चुना है? आंसर होगा शांतनु राय। ठीक है, PESB फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। दरअसल ये जो सरकारी बड़े बड़े जो PSU हैं, तो उसके चीफ की नियुक्ति जो है ना वो PESB ही करता है, सिलेक्शन करने का काम, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद रिकमेंडेशन जाता है जो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो फिर वो उस पर मुहर लगाते हैं। तो इस पर भी मुहर अब उस कमेटी की ओर से होगी, जो कैबिनेट कमेटी है, तब इनकी नियुक्ति पूरी हो पाएगी। BEML ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है और डिफेंस और रेलवे के लिए हेवी इक्विपमेंट बनाती है। स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। ठीक है, वर्तमान में CMD कौन है? अमित बनर्जी, जिसकी जगह शांतनु राय ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, PSEB ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD किसे चुना है? आंसर होगा A माधव राव। ठीक है, PESB फुल फॉर्म मैंने बताया पहले, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो उसने चुना है इनको। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है ना वो रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और ये डिफेंस फोर्सेस को गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम, ये सब निर्माण करके डेवलप करके देता है। स्थापना हुई थी 1970 में, मुख्यालय हैदराबाद में। ठीक है, तो अब A माधव राव, तो इनकी नियुक्ति के फाइनल जो मुहर लगेगा वो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो नियुक्ति समिति है कैबिनेट की, वो करेगी। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गैरी बैलेंस उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने अप्रैल में घोषणा कर दी है संन्यास लेने की। अगला क्वेश्चन, अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह किस देश को मिल गई? बदल दिया गया है वेन्यू। आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में अब होगा। तो फीफा ने क्या किया है, इंडोनेशिया से होस्टिंग अधिकार लेकर और अर्जेंटीना को दे दिया है। कब होगा आयोजन? तो 20 मई से 11 जून 2023 को होगा। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? आंसर होगा आशा भोसले। तो ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। प्रख्यात गायिका हैं आशा भोसले और वो लता मंगेशकर की छोटी बहन है। ठीक है, तो एनुअल ये अवार्ड होता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और पसंद आया हो लाइक बटन जरूर दबा देना। और याद रखना 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, देखना जरूर। आपके तमाम जो भी एग्जामिनेशन हैं आने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा। ठीक है, बाय।